रिजल्ट निकाल लेता था लेकिन जॉब करने नहीं चाहता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि काउंटिंग नहीं। और फिर यूडीसी जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, मैंने पीटी भी पास किया, मेंस भी पास किया। मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है और इस कंडीशन में मैं पंजाब कमाने चल गया। उसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही डिसाइड किया कि अब मुझे नौकरी लेना ही है। मज़दूर की तरह से काम किया और फिर पैसे जमा किया। टीईटी का एग्ज़ाम पास किया था जिसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल तीनों के लिए मिला के लगभग ये मेरा 13वां नंबर का जो है ये रिज़ल्ट है, जिसमें मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। टीसी का पीटी पास किया, मेंस नहीं पास कर पाया। फिर बीपीएससी का 2 बार मैंने पीटी क्वालिफाई किया। मुझे शौक़ था कि पेन से संबंधित वर्क होना चाहिए। रेल में मैं मशीन से संबंधित काम करता था। बिहार पुलिस निकाला, फिर बीएमपी निकाला, फिर इसी तरह से ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया जो 3 गो ग्रुप डी में क्वालिफाई किया। रिजाइनिंग के हिसाब से तो ये 2 में हम रिजाइन मारे हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी सब मिल सिविल केस या क्रिमिनल केस जो भी हो उससे संबंधित फाइल को डील करना हमारा काम होता है। तो सिलेबस होता है एक समंदर की तरह, कैसे पढूं, क्या एक थीम लेकर चलूं। कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन रहता है। बच्चों को टाइम देने के बाद एक्स्ट्रा फुल टाइम में पढ़ाई करता था, जिसमें आप किसी भी कंपटीशन का 1 से 2 साल डिवोट होकर यदि तैयारी करेंगे तो कन्फर्म आपका रिजल्ट हो जाएगा। कितना ही कष्ट हो, आप पढ़ना नहीं बंद कीजिए, बस सफलता तो आपके माथे चूमेगी ही। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द ड्यूटी। अभी मैं जिन व्यक्ति के साथ हूँ इनका नाम विजय सर हैं और यह ऑलरेडी टीचर्स हैं, जॉब में कार्यरत हैं। बाकी जो भी इनके बारे में जानते होंगे, इनका चेहरा जानते होंगे, देखे होंगे कहीं ना कहीं। सबसे पहले स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पहले शॉर्ट इंट्रो दीजिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना मेरा नाम विजय कुमार है। लखीसराय ज़िला में सिविल कोर्ट में पेशकार के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। रैंक अच्छा होने के कारण थोड़ा रैंक अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल चुका है। तो लखीसराय सिविल कोर्ट में कार्यरत में हैं, तो उनका कार्य का अवधि रहता है, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है? लखीसराय में या हर जगह सिविल कोर्ट का जो कार्य अवधि है वो 10 बजे से 5:30 बजे तक का होता है और इसी पीरियड में हम लोग को काम करने होते हैं। और काम की यदि बात किया जाए तो केस से संबंधित सिविल केस या क्रिमिनल केस जो भी हो उससे संबंधित फ़ाइल को डील करना हमारा काम होता है। जज साहब के सामने फ़ाइल पुटअप करना, फाइल को मेंटेन करके रखना, ये सब हमारा काम होता है। वकील का काम, वकील की तरह कुछ काम तो नहीं करना पड़ता आप लोगों को, पेशकार को? नहीं, वकील का एक अलग काम होता है। उनका काम है पब्लिक से संबंधित वो रहते हैं, हम लोग जो है न्यायालय से संबंधित वर्क करते हैं। तो वकील का अलग काम है और हम लोगों का अलग काम होता है। हम लोगों का फाइल से संबंधित अंदर से जो काम है वो करते हैं और वकील लोग जो होते हैं वो लोग बाहर से पब्लिक का सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का काम जो है बटा हुआ है। मतलब मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो आप ओनली फॉर पब्लिक वर्कर की तरह काम करते हैं। हाँ, कि आप कई एक एग्ज़ाम आप निकाल के बैठे हुए हैं, इन्हें कोई काउंटिंग भी नहीं मेरे को सही से पता नहीं है। शायद 10, 12, 15 की संख्या में आपने जॉब निकाल के बैठे हुए, फिर भी उस सब में नहीं जा करके अब आप पेशकार के रूप में आप कार्यरत हैं। कौन कौन से जॉब को अब तक में रिज़ाइन मार चुके हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि काउंटिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी सब मिला के लगभग ये मेरा 13वां नंबर का जो है ये रिज़ल्ट है, जिसमें मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। 13वां नंबर का ये जॉब है अभी आप पेशकार में कर रहे हैं? हाँ, और इसके पहले मैं रेल में भी काम कर चुका हूँ। 6 साल तक वहाँ भी काम किया हूँ टेक्नीशियन के पद पर। और इस प्रकार से उसके पहले मैंने अपना जो है थोड़ा सिंपल जॉब से स्टार्ट। जैसे कि आपका जो भी जॉब का नंबर ऑफ सीक्वेंस है वो बताइए, किस किस जॉब को अब तक आप रिज़ाइन मार चुके हैं और अब तक का 13वां जॉब के बारे में बताइए, स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज। रिजाइनिंग के हिसाब से तो ये 2 में हम रिज़ाइन मारे हैं। अच्छा, ये मेरा तीसरा जॉब है। और 10 जॉब? और वो सब जॉब में किसी में मेडिकल करा के छोड़ दिए, किसी में रिज़ल्ट हुआ फिर नहीं गए। अच्छा, तो इस प्रकार से चूँकि वो सब जॉब मुझे रिज़ल्ट निकालने के बाद हमको लगा कि और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा।
और चूँकि आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई थी और हम वर्किंग पीरियड में थे, बच्चों के साथ घुले मिले थे, और यही कारण है कि मुझे टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैं रिज़ल्ट निकाल लेता था लेकिन जॉब करने नहीं चाहता था, और यही कारण है कि मैंने उन सब जॉब को छोड़ा। कुछ ऐसे जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए कुछ का नाम बताइए जो कि बच्चे जो देख रहे हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हों। जैसे सबसे पहले सिंपल मैं बिहार पुलिस निकाला, फिर बीएमपी निकाला, फिर इसी तरह से ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया, जो 3 गो ग्रुप डी मैं क्वालिफाई किया हूँ। वैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से कौन कौन से जॉब क्वालिफाइड किए हैं, सारे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। वैसे बता भी रहे हैं। टीईटी का एग्ज़ाम पास किया था, जिसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल तीनों के लिए, लेकिन उस समय मैं जॉब में था और थोड़ा सा इधर इस कारण से पैसे कम होने के कारण मैं नहीं आया इसमें। उसके अलावा टीसी का पीटी पास किया, मेंस नहीं पास कर पाया। फिर बीपीएससी का 2 बार मैंने पीटी क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं दिए। शायद उस समय मेरी तैयारी नहीं थी, ऐसा मैंने सोचा। और फिर यूडीसी जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, मैंने पीटी भी पास किया, मेंस भी पास किया, जिसमें 5 नंबर से मेरा टैक्स असिस्टेंट छूट गया। बस 5 नंबर से? हाँ, नहीं तो उसमें आप जाने के हाँ, उसमें हम चले जाते, लेकिन फिर हम उसका तैयारी भी नहीं किए, मात्र 1 साल तैयारी किए थे, मेरा हो गया था। फिर मैं सिविल कोर्ट में इधर आ गया। अच्छा, ज़्यादा आपको वेस्ट जॉब आपको सिविल कोर्ट का लगा अन्य जॉब के रिगार्डिंग? हाँ, का नेचर भी काम, मतलब मुझे शौक़ था कि पेन से संबंधित वर्क होना चाहिए। रेल में मैं मशीन से संबंधित काम करता था, तो मुझे लगा पेन से संबंधित वर्क होना चाहिए। अच्छा। तो यही कारण है कि मैं सिविल कोर्ट में आ गया। और सबसे बड़ी बात, मेरे माँ पिताजी अकेले थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये मेरा घर मिल गया, और यही कारण है कि मैं अपने घर जॉब करने चला आया। अच्छा, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड रही स्टार्टिंग की, वो कैसी रही? फैमिली बैकग्राउंड मेरा अच्छा ही था। मेरे भैया जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। उस समय हमारे परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। बाद में मेरे परिवार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई, चूँकि माँ पिताजी बूढ़े हो गए, और भी कुछ रीज़न था जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई। और उसी पीरियड में मैं क्लास 10th किया सरकारी स्कूल से, यहीं अमरपुर हाई स्कूल। इंटर पास किया, और मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। और दूसरा ये भी आप बोल सकते हैं कि जानकारी के अभाव के कारण मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, और इस कंडीशन में मैं पंजाब कमाने चल गया। मतलब आप पढ़ने के दरमियान और घर के आर्थिक स्थिति ठीक रहने के बावजूद भी, ये जो आप बोले भैया मेरे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, इनके बावजूद भी आप पंजाब गए कमाने के लिए? हाँ, जैसे मेरे भैया जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा। और यही रीज़न था कि मैं यहाँ अपने माँ बाप के साथ जो है, यहाँ से मैं, माँ बाप की स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं अपना काम करने के लिए, घर को स्टैंड करने के लिए मैं बाहर चला गया, जहाँ पर मैंने काम किया, मज़दूर की तरह से काम किया, और फिर पैसे जमा किया। फिर पैसे जमा करने के कुछ दिन बाद मैं लगभग वापस घर आया। आपके जीवन का टर्न पॉइंट कहाँ रहा? कहाँ से आपको लगा कि इस मोड़ से मुझे अब अपने जीवन में अलग राह चुननी है एजुकेशन के पर्पज़ पे? एक्चुअली होता क्या है कि इंटर करने के बाद लगभग 5 सालों तक मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ, मतलब काम की खोज में इधर उधर में भटकते रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर क्या होता है कि कोई एक मेरा दोस्त ग्रुप डी का एग्ज़ाम में मेरा फॉर्म भर देता है, तो फॉर्म भर देता है, तो मैं कमाने के लिए यहाँ से जाता हूँ, यानी बैग एंड बैगेज लेके पूरा मैं कमाने गया। और वहाँ पर एडमिट कार्ड आ गया था, तो मैं एडमिट कार्ड भी साथ में ले गया। और जैसे ही वहाँ पर मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को देखता हूँ बनाते समय, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई क्वेश्चन तो इतना आसान है कि मैं आराम से कंप्लीट कर जाऊँगा। भले मैं उस समय नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नौकरी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर वही मूवमेंट था, एग्ज़ाम में ही मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि नौकरी निकालना इतना आसान है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो उसी टाइम से मैं उसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही डिसाइड किया
कि अब मुझे नौकरी लेना ही है। ये है रियल स्टोरी ऑफ विजय सर का। किस तरह से काम करने के बावजूद भी, पंजाब हरियाणा कमाने के बावजूद भी एक एग्ज़ाम में बैठे और वहाँ के क्वेश्चंस को देख करके डिसाइड किए कि मुझे अब पढ़ना है, पढ़ करके जॉब लेना, वही गवर्नमेंट जॉब। और उन्होंने बात कितनी आसान होती है कोई गवर्नमेंट जॉब लेना, उसके लिए बस एक काम होनी चाहिए, हार्ड वर्क। उसके बाद मैं वहाँ से पंजाब कमाने नहीं गया, बल्कि वही बैग लेके वहाँ से माँ को फ़ोन किया कि मैं वापस आ रहा हूँ घर। तो माँ पूछी कि ठीक है बेटा, अगर तुमको वापस आना है तो आ जाओ। क्या बात है? हम बोले माँ अब हम सिर्फ पढ़ेंगे, मुझे हर हाल में जॉब निकालना है। फिर माँ बोली ठीक है आ जाओ। फिर मैं यहाँ आया, ट्यूशन प्रारंभ किया। पहले दिन एक भैया के बेटा बेटी थे, वो 2 बच्चे पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे 2 बच्चा से मुझे फटाफट जो है, पहले दिन 2 बच्चे, फिर 3 बच्चे, फिर लगातार बच्चे बढ़ते चले गए। और इस टाइप से मेरे पास लगभग 70-80 स्टूडेंट कुछ ही महीनों में हो जाते हैं। बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलने लगे बच्चों का? बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होती चली गई। और फिर इस प्रकार से मैं अपने माँ बाप को भी हेल्प किया, उनको अपना सपोर्ट किया। और फिर मैं इसी दरमियान में कंपटीशन की तैयारी करने लगा। मेरे मन में आया कि चलो पढ़ते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी भी करते रहा। और 1 साल के अंदर, 1 साल पढ़ने के बाद, जबकि मैं उस समय लगभग 8-8 बैच ट्यूशन पढ़ाया करता था, इसके बावजूद भी आप खुद का सेल्फ स्टडी कर? हाँ, फिर भी सेल्फ स्टडी करते थे। अपने गांव में ही रहकर हम सेल्फ स्टडी किए हैं, कहीं बाहर नहीं गए। और यहीं पर क्विज करना, जीके पढ़ना, मतलब मन लगा के पढ़ना। बच्चों को टाइम देने के बाद एक्स्ट्रा फुल टाइम में पढ़ाई करता था। और उसके बाद जो है 1 साल में ही मेरा रिजल्ट होना प्रारंभ हो गया। 1 साल बाद धड़ाधड़ मतलब कई एक रिजल्ट आपके सामने रख दिए? हाँ, फिर तैयारी चूँकि हो गई थी, तो इस कारण से बहुत सारे रिजल्ट आ गए। जनरल कंपटीशन की तरफ आप फोकस किए? हाँ, जनरल कंपटीशन के तरफ फोकस किए। हालांकि स्टार्टिंग में तो मेरा एम था इंटर में कि इंजीनियरिंग करूं, लेकिन चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, इसलिए मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। और बाद में जब मोड़ आया तो फिर मेरे लिए सबसे आसान लगा जनरल कंपटीशन, तो मैं जनरल कंपटीशन की तरफ आ गया। आज के बच्चों के मन में ये बहुत सारे क्वेरी रहता है कि जनरल कंपटीशन तो कर रहे हैं, इनका जो सिलेबस होता है एक समंदर की तरह है, कैसे पढूं, क्या एक थीम लेकर चलूं? कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको कैसे आप डील करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिलेबस समुद्र की तरह है। जनरल कंपटीशन का भी सिलेबस फिक्स है, लेकिन यही बात है कि यदि आप इधर उधर चारों तरफ घूमते रहेंगे, जैसे मैं घूमा करता था, कभी बैंक के एग्ज़ाम पास किया, कभी रेलवे का, तो कभी पॉलिटेक्निक करने चला गया, तो कभी कुछ इस प्रकार से यदि मूवमेंट होता है आपका, कभी यूडीसी, तो आपको समय लगेगा और बेस्ट अचीवमेंट मिलने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है कि यदि आप किसी एक कंपटीशन का तैयारी करें, तो उसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट नहीं बल्कि बहुत छोटा है, जिसमें आप किसी भी कंपटीशन का 1 से 2 साल डिवोट होकर यदि तैयारी करेंगे तो कन्फर्म आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते जुनून आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपको ज़बरदस्त जुनून है तो उस कंडीशन में आप जो है उसको आराम से पास कर सकते हैं, कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। अभी जो बच्चे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को सुनेंगे, कुछ ऐसे बात बता दीजिए जो वो खुद से इंस्पिरेस हो और पढ़ना शुरू कर दे। इन बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे, शिक्षा जो है वो बहुत ही संस्कार देता है। तो सबसे पहले यदि आप शिक्षित होइएगा तो आप संस्कारी बनिएगा, माँ बाप के समक्ष आप अच्छा बनिएगा, गुरु के समक्ष अच्छा बनिएगा, और एट लास्ट अंत में ये होगा, उस ज्ञान के प्रकाश से आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, जिसके कारण आप समाज के हर क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी लें या फिर बिजनेस करें या फिर आप कुछ भी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप बहुत ही अच्छा बन पाइएगा। और यदि आपकी नौकरी लगती है तो उस कंडीशन में बहुत सारे, मान लीजिए कि शोहरत, धन दौलत, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं रहेगी, आपका परिवार बहुत अच्छा से चल पाएगा। और यही बेसिक चीज़ है। पास के माहौल को और गांव वाले का भी सपोर्ट मिलेंगे इस कंडीशन में, आई थिंक। हाँ, आसपास के लोगों से काफ़ी सम्मान मिलेगा, गांव के लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद अंदर से काफ़ी खुशी मिलेगी। और आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी प्रकार की चिंता का सामना, खास करके आर्थिक रूप से या किसी भी अन्य समस्याओं का भी समाधान करने में यदि आप शिक्षित होते हैं तो आप काफ़ी कारगर हो सकते हैं।
हर चीज़ को समाधान करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, चाहे आप किसी भी प्रकार के कष्ट में रहें। और यही कारण है कि शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैंने जैसा अभी उम्र के साथ अनुभव किया है उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि यदि आप शिक्षित हैं तो किसी भी मोड़ पर कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना थोड़ी देर करना पड़ सकता है, उसके बाद आप कठिनाई को झेलना सीख जाएंगे और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से आप बाहर निकल पाएंगे। गांव के माहौल के अकॉर्डिंगली मुझे कुछ पता चली है आपके बारे में कि आप 12th एज ए बिहार से नहीं किए हैं, आपने अदर स्टेट से किया है। तो और कहाँ पे किया है और वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आपको मिली है? बहुत मतलब दिल झकझोर देने वाली कुछ स्टोरी हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं, वो सर ज़रूर बताएंगे। नहीं, वो सब थोड़ा सा अब स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम होता ही है कहीं ना कहीं कुछ, तो फ़िलहाल यही हम बताएंगे कि कितना ही कष्ट हो आप पढ़ना नहीं बंद कीजिए, बस सफलता तो आपके माथे चूमेगी ही। तो वो सब होते रहता है, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि विद्यार्थी को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बाकी प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को होता है, हर लोगों को होता है, मुझे हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे आप 12th किस स्टेट से, थोड़ी सी तो आपके साथ जो बीती हुई कष्टमय जीवन है उनके बारे में जरूर बच्चों को बताइए, ताकि वो भी समझे कि 12th इतने कष्ट में होने के बावजूद भी आज इस पोस्ट पे कार्यरत हैं। यही कहेंगे कि कहीं से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला। इवन आज के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ट्यूशन का भी सपोर्ट नहीं मिला। मैं सिर्फ अपना मेहनत से सिर्फ किताब को पढ़कर और सेल्फ स्टडी करके 12th में फर्स्ट डिवीज़न पास किया। इंटरव्यू का जो ओवरऑल अचीवमेंट था, ओवरऑल थीम था, वो बच्चों को के साथ डिलीवर कर दें। मेरे इंटरव्यू देने का सबसे बड़ा पर्पस यही है ताकि मैं बच्चों को ये समझा सकूं, आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कष्ट आए, आर्थिक समस्याएं कितनी ही आए या और भी सामाजिक समस्याएं आए, आप सारे चीज़ों को साथ में लेते हुए उससे निकलने की कोशिश करें। और उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पढ़ाई को नहीं छोड़ें। यदि आप पढ़ रहे हैं तो हर हाल में पढ़ाई पूरा करें, मेहनत आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जुनून से यदि आप लगे रहेंगे तो चाहे दुनिया में किसी का भी सपोर्ट ना ही हो, हालांकि सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन यदि सपोर्ट नहीं भी होगा तो मात्र बुक के माध्यम से, और जैसा कि अभी के समय में माहौल बन गया है कि YouTube पर बहुत सारे टीचर आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे मेरा ही विजय सर स्टडी वर्ल्ड चैनल, ये फ्री में मान लिया जाए कि कोर्स, हाँ, बच्चों को हम कंटेंट डिलीवर करा रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्पस है देश सेवा करने का। तो आपको पढ़ने के लिए मतलब हम यही बोलेंगे कि आप पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिए, आप बहुत ही जुनून से पढ़ते जाइए और लक्ष्य निर्धारित अपना कीजिए। आप जिस लक्ष्य को निर्धारित कीजिएगा वो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितनी एकाग्रता से उस पर मेहनत करते हैं। यदि आप मेहनत बहुत एकाग्र से, जितना ज़्यादा स्पीड में आप मेहनत कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस हिसाब से आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन बस यही आवश्यक है कि आप मेहनत को लगातार जारी रखें और हो सके तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में मेहनत करें। आज के टाइम में चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो स्मार्ट वे में यदि आप मेहनत करिएगा तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि काम करने के दो तरीके होते हैं। जैसे बोझ ढोने के लिए यदि हम गधा या खच्चड़ को लगा दें तो वो धीरे धीरे लेके चलता है, लेकिन यदि हम घोड़ा पर बोझा रखते हैं तो जितना भार देते हैं उतना ज़्यादा वो स्पीड में चलने लगता है। तो वही बात है कि आपके अंदर, आप स्टूडेंट हैं, यदि आपने बड़ा लक्ष्य हासिल किया, सोचा है कि जैसे मुझे IAS बनना है या मान लिया जाए कि BPSC का एग्ज़ाम निकालना है या कुछ ऐसा ही, अगर आपके मन में बड़ी चीज़ों का लक्ष्य है, यानी बड़ा बोझा लेके चल रहे हैं, तो घोड़ा जैसा आपको क्या करना पड़ेगा कि बड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा और चीज़ों को समझते हुए। ये नहीं कि घोड़ा जा रहा है पता चला बीच में गिर गया, ऐसी बात नहीं। मतलब आपको स्पीड में काम भी करना है और स्मार्ट वे में करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यदि आपका लक्ष्य थोड़ा छोटा है तो थोड़ा स्पीड आपका कम भी हो सकता है। अभी तक आप देख रहे थे विजय सर का जो भी मोटिवेट बातें थी
और आप सब समझ पाए होंगे कि किस तरह से पढ़ाई को एक करंट वे में लेना है और पढ़ते जाना है, कहीं ब्रेक नहीं लेना है। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे 2 और वीडियोस देख रही होगी, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनी है।